Hello students, welcome to बोर ठाकुर IAS Academy यूट्यूब चैनल। दिस इज़ वीकली करंट अफेयर्स प्रोग्राम और आज के इस वीडियो में हम 31 दिसंबर से लेकर 6 जनवरी के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं और रेलेवेंट हैं उन सभी आर्टिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में हम किन किन टॉपिक्स पर चर्चा करने वाले हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा इंपॉर्टेंट डेज ऑफ वीक एज यूजुअल, जैसा कि हम हर वीक के वीडियो में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज 119 मिलियन ईयर्स ओल्ड फॉसिल। 119 मिलियन साल पुराना चाइना में एक फॉसिल पाया गया है, उस फॉसिल के बारे में डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक है ईवीएम प्रोटोटाइप फॉर माइग्रेंट। एक रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन डेवलप किया गया है इलेक्शन कमीशन द्वारा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक है नीलगिरी थार कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। तमिलनाडु का ये स्टेट एनिमल है, इसके कंजर्वेशन के लिए एक प्रोजेक्ट लागू किया गया है, उस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक है उत्कर्ष 2.0, आरबीआई का एक स्कीम है, इसके बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज हनी मिशन एंड स्वीट रेवोल्यूशन। और लास्ट में हम देखेंगे जैन कम्युनिटी का प्रोटेस्ट, किस बात पे ये प्रोटेस्ट हो रहा है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंट डेज ऑफ वीक। इससे पहले आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आपको करंट अफेयर से रिलेटेड सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे और जो भी पीडीएफ्स अवेलेबल होते हैं सब कुछ वहाँ पर अपडेट आपको मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहला टॉपिक, दैट इज इंपॉर्टेंट डेज ऑफ वीक। और सबसे पहला इंपॉर्टेंट डे आता है 2 जनवरी, विच इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे। दो टाइप की पर्सनैलिटीज़ होती हैं, आप जानते हैं, एक इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। पर्सनैलिटीज़ तो बहुत सारे टाइप्स की होती हैं, लेकिन बेसिकली अगर हम देखें तो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दो मेजर टाइप ऑफ पर्सनैलिटी होती हैं। इस इमेज में आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है एक्सट्रोवर्ट कौन होते हैं और इंट्रोवर्ट कौन होते हैं, या फिर इनके बीच में डिफरेंस क्या है। सो व्हेन यू सी इंट्रोवर्ट दैट मीन्स दे आर थिंकिंग, जो भी वो सोचते हैं, जो कुछ करते हैं वो अपने आप में रखते हैं, अपने तक सीमित रखते हैं, बाहर बहुत ही कम शेयर करते हैं लोगों को। मतलब ये वोकल नहीं होते हैं, ऑल्दो ये सारे काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन लोगों से मिलना कम पसंद करते हैं, सोशलाइज कम होते हैं और बात कम करते हैं लोगों से। वहीं एक्सट्रोवर्ट का मतलब देखें तो यहाँ पर देखेंगे माउथ इनका ओपन है एंड दे आर स्पीकिंग आउट ऑफ माइंड, वट एवर दे हैव थॉट, वट एवर दे थिंक, वट एवर दे इमेजिन, वो शेयर करते हैं, लोगों से बात करते हैं और बताते हैं। ये मेजर डिफरेंस होता है इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी में। हम जानते हैं लोग इंट्रोवर्ट से भागते हैं, या फिर आप कह सकते हैं इंट्रोवर्ट को लोग जनरली क्या परसेप्शन होता है। अगर आप किसी को इंट्रोवर्ट मानते हैं या फिर आप देख रहे हैं कि कोई लोग आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो आपको क्या परसेप्शन आता है? आप सोचते हैं कि वो बहुत ही एटीट्यूड में है या फिर उसको बहुत ज़्यादा ही कुछ ज़्यादा ही पता है। तो बहुत सारे परसेप्शन होते हैं इंट्रोवर्ट को लेकर, जिसको दूर करने के लिए हम यहाँ पर एक स्पेशल डे सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे। और ये हर साल 2 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन हम इंट्रोवर्ट्स को जो एक स्पेस चाहिए होता है, टाइम चाहिए होता है, उसको हम रिस्पेक्ट करते हैं, उसका ऑनर करते हैं और इनके लिए एक आइडियल डे सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि इंट्रोवर्ट्स होते हैं, ये एक अलग तरीके की पर्सनैलिटी है, ऐसा नहीं है कि इनमें कुछ कमियां हैं। राइट, वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे है जो हम इंट्रोवर्ट्स के जो कंट्रीब्यूशन होते हैं सोसाइटी में, उसके लिए हम सेलिब्रेट करते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि हिस्ट्री में बहुत सारे ब्राइटेस्ट माइंड जो रहे हैं, जैसे कि चार्ल्स डार्विन ने बहुत सारे थ्योरीज दिए हैं। वहीं एल्बर्ट आइंस्टीन है, E=mc², आप जानते होंगे, इन्होंने एनर्जी का, रिलेटिविटी का थ्योरी दिया है। तो ये लोग भी इंट्रोवर्ट रहे हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे ब्राइटेस्ट माइंड, बहुत सारे अच्छे लोग भी इंट्रोवर्ट रहे हैं। इट डजंट मीन्स जो अभी इंट्रोवर्ट है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है उनके लिए। जो परसेप्शन मैंने बताया जनरली क्या होता है, लोग सोचते हैं कि वो हॉथी है या फिर अनइंटरेस्टेड है, टिमिड है या फिर डिस्टेंस है। तो इन सबको दूर करने के लिए हम स्पेशल डे के रूप में इसको सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे इज इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे। अब ये नया कॉन्सेप्ट है, बहुत नया तो नहीं है, ये ऑलरेडी बहुत पहले चला आ रहा है, लेकिन बहुत अच्छे से ये डेवलप नहीं हो पाया है। 3 जनवरी को स्पेशली हम डेडिकेट करते हैं माइंड बॉडी वेलनेस डे। माइंड बॉडी वेलनेस मतलब दोनों को एक साथ हम ध्यान रखें, उसको हम माइंड बॉडी वेलनेस कहते हैं। जनरली क्या होता है, लोग अपने फिजिक के लिए केयर करते हैं या फिर माइंड के लिए केयर करते हैं। फिजिक के लिए जो केयर करते हैं वो जिम जाते हैं या फिर दौड़ते हैं या फिर एथलीट एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। वहीं जो अपने माइंड का केयर करते हैं वो बहुत सारा बुक्स पढ़ते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तमाम सारी चीज़ें करते हैं ताकि वो अपने माइंड को बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों को कंबाइन या फिर कॉम्बिनेशन में दोनों को हम अच्छे से वेलनेस केयर करें या फिर ध्यान दें, उसके लिए हम यहाँ पर एक स्पेशल डे सेलिब्रेट करते हैं। स्पेशली इंडियन में आप जानते हैं योगा बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, इवन इसके लिए इंटरनेशनल डे भी बनाया गया है। ये पूरे वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट किया जाता है योगा, और लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं बिकॉज दिस कंबाइंस बोथ माइंड एंड बॉडी, और उसको वेलनेस के लिए काम करता है। तो ये इसको सेलिब्रेट करने के लिए एक तरीका है, योगा क्लासेस ज्वाइन कीजिए आप या फिर योगा कीजिए। आप ये भी जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, अगर आपका फिजिक फिट है तो आपका दिमाग भी अच्छे से काम करेगा। वही वाइसे वर्सा होता है, अगर आपका दिमाग अच्छा है तो आपका फिजिक भी हो सकता है आप उसके लिए काम करें।
और हम ये भी जानते हैं बहुत सारे इमोशनल चीज़ें होती हैं, बहुत सारे माइंड्स के प्रॉब्लम होते हैं, बहुत दिमागी रूप से अगर लोग परेशान हैं, जैसे मान लीजिए दिमागी रूप से परेशान तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन कुछ इमोशंस होते हैं, जैसे कि अगर आप स्ट्रेस हैं तो हार्ट डिसीज़ आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्या होता है, क्यों होता है? क्योंकि इसमें रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं या फिर जो एंशियस होते हैं उनकी ब्लड थिकनिंग हो जाती है, ब्लड का जो थिकनेस होता है बढ़ जाता है, उसकी वजह से हार्ट डिसीज़ आ सकते हैं या फिर स्टमक और हेडेक्स आ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके मेंटल स्टेटस की वजह से आपको फिजिकली भी वो चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। इसलिए माइंड बॉडी वेलनेस बहुत ही ज़रूरी है, इसके लिए आपको काम करना चाहिए। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इसका सेलिब्रेट करने का तरीका यही है कि योगा क्लासेस ज्वाइन कीजिए, आप फिजिकल एक्टिविटीज़ कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, तमाम चीज़ें हैं आप जिसको करके इस डे को सेलिब्रेट कर सकते हैं। यूनिसेफ ने यहाँ पर एक ट्वीट किया है, ट्वीट में उन्होंने बताया है कि दो चीज़ें हैं, जैसे आप किसी से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर व्हाट यू शुडंट से, नेक्स्ट इट व्हाट यू शुड से। अब जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं, अब लगता है कि वो नॉर्मल आपसे बात नहीं करता है या फिर उसकी जो बिहेवियर वो नॉर्मल नहीं है, तो आप उसको जनरली हम क्या कह देते हैं, आप वाई डोंट यू एक्ट नॉर्मल, आप नॉर्मली क्यों नहीं एक्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा हम बोलते हैं तो वो बंदा जो सामने वाला है वो चिढ़ जाएगा। इसके बजाय देयर इज समथिंग एल्स दैट यू कैन से ओवर हियर, दे हैव गिवन ऑप्शन इन सर्टेन थिंग्स लाइक यू हैवंट सीम्ड लाइक योरसेल्फ लेटली, आई एम हियर टू लिसन यू इफ़ यू वांट टू टॉक, और इफ़ आई कैन हेल्प यू इन एनी वे। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे लग रहा है कि बहुत समय से आप परेशान हैं, आप जो हैं वो नहीं हैं, तो अगर आपको बात करना है मुझसे तो आई एम रेडी हियर टॉक टू यू, आप मुझसे बात कर सकते हैं, यू कैन शेयर योर प्रॉब्लम। तो यहाँ पर दोनों में देखिए बातें तो सेम है, बट बात करने का तरीका जो है वो डिफरेंस है। उसके वजह से जो सामने वाला बंदा है या फिर पर्सन है वो आपसे इंटरेक्ट करता है, ही और शी विल डू इन another manner, right? So for that very purpose they have tweeted these things. इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यहाँ पर मैं डीप में नहीं जाऊँगा, but the main reason behind celebrating International Mind Body Wellness Day is that so that our mind as well as body are well together. Next important day is 4th January which is celebrated as World Braille Day. ब्राइल क्या होता है? अब बहुत सारे लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड इन द सेंस जो लोग ब्लाइंड होते हैं, ब्लाइंड मतलब उनको दिखता नहीं है या फिर पार्शली ब्लाइंड होते हैं, प्रॉपर्ली वो देख नहीं सकते हैं, तो उनके लिए उनके कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजी डेवलप किया गया था लुइस ब्राइल ने। इन्हीं के नाम पे इस टेक्नोलॉजी का नाम रखा गया ब्राइल। तो ब्राइल होता क्या है? ये 6 डॉट्स का एक टैक्टिकल राइटिंग सिस्टम होता है, मतलब ये 6 डॉट्स होते हैं, इसको अलग अलग तरीके से लिख दिया जाता है, जिसके हेल्प से फिंगर से टच करके इनको जो भी ब्लाइंड होते हैं वो समझ सकते हैं कि वहाँ पर क्या लिखा गया है। आप अक्सर ट्रेन्स में जाते होंगे तो टॉयलेट्स में भी आप देखते होंगे, लगभग हर जगह आजकल ये है कि हर जगह इसको यूज़ किया जाता है ब्राइल, क्योंकि ब्लाइंड जो भी फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं वो भी ट्रैवल करते हैं, वो भी मूव करते हैं, तो उनको उनसे कम्युनिकेट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। अब अगर वो डेफ नहीं है, सुन सकते हैं, लेकिन इन केस अगर कोई डेफ और ब्लाइंड दोनों हैं तो उनके लिए बेस्ट तरीका बन जाता है सीखने के लिए ये जो ब्राइल सिस्टम है इसके लिए, राइट। इसमें मैथमेटिकल, साइंटिफिक, म्यूजिकल सिंबल सारे सिस्टम इसमें डेवलप किए गए हैं, और इनका बर्थडे जिन्होंने डेवलप किया है लुइस ब्राइल ने, उनका बर्थ जनवरी 4 को हुआ था, इसीलिए हम इसी दिन को वर्ल्ड ब्राइल डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। यूनाइटेड नेशन ने भी यहाँ पर ट्वीट किया गया है, ब्राइल इज़ एन एसेंशियल मीन ऑफ कम्युनिकेशन फॉर ब्लाइंड एंड पार्शली साइटेड पीपल एंड कैन हेल्प टू अचीव ग्लोबल गोल्स। यहाँ पर मैं आई थिंक आई हैव डन अ मिस्टेक, ये सिर्फ ब्लाइंड लोगों के लिए है, डेफ लोगों को क्योंकि समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो पीपल हु आर ब्लाइंड और पार्शली ब्लाइंड दे कैन लर्न थ्रू दिस ब्राइल सिस्टम, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे इज 5th January विच इज़ सेलिब्रेटेड एज नेशनल बर्ड डे। बर्ड्स इकोसिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बर्ड्स का कोई भी स्पीशीज़ हो, चाहे वो फ्लोरा हो या फिर फौना हो, हम जानते हैं हमारा पूरा इकोसिस्टम एक फूड चेन या फिर फूड वेब के सहारे चलता है। फूड चेन या फिर फूड वेब, ये क्या होता है? प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, सारी चीज़ें होती हैं, तो एक दूसरे पर लोग डिपेंडेंट होते हैं। जानवर हो गए, पेड़ पौधे हो गए, इंसान हो गए, सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। बीच में अगर कोई स्पीसीज प्रॉब्लम में आती है या फिर एक्सटिंक्ट होती है तो ऊपर और नीचे दोनों की चेन डिस्टर्ब होती है। इस तरीके से एक के साथ बहुत सारे स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट होते हैं या फिर ख़त्म होने के चांसेस हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर हम एक नेशनल बर्ड डे सेलिब्रेट करते हैं 5th January को, और इसमें हम बर्ड्स जो भी कैप्चर्ड होते हैं, लोग आजकल देखते हैं तोता या फिर पैरट को पालते हैं, कबूतर पकड़ लेते हैं, बहुत सारे बर्ड्स होते हैं वो एज ए पेट पालने की कोशिश करते हैं। तो जो भी कैप्चर्ड बर्ड हैं उनके लिए, उनको यहाँ से मतलब फ्री करने के लिए या फिर जो भी मॉनिटरी गेन या प्लेजर के लिए जो भी कैप्टिव करते हैं बर्ड्स को बेचते हैं या फिर बहुत सारे पर्पस होते हैं, उनके लिए हम उनके अवेयरनेस के लिए नेशनल बर्ड डे सेलिब्रेट करते हैं। नेशनल बर्ड डे को फाउंडेड किया गया था एवियन वेलफेयर कोलेशन, यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। तो देखिए क्वेश्चंस यहाँ पर आपको अगर आएंगे तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि किसने फाउंड किया था नेशनल बर्ड डे को। सो दिस कैन बी अ क्वेश्चन विच कैन राइज फ्रॉम हियर। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंपॉर्टेंट डेज। नाउ मूविंग टू द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ फर्स्ट आर्टिकल्स ऑफ द वीक, दैट इज fossil fuels, fossil, not fossil fuels.
119 मिलियंस अगो, 119 मिलियन ईयर्स अगो एक ओल्ड बीक्ड बर्ड, मतलब कि बीक मतलब क्या होता है, चोंच होता है। तो बहुत सारे बर्ड्स के बीक होते हैं, कुछ के नहीं होते हैं। तो एक फॉसिल पाया गया है इनका, कहाँ पर पाया गया है, चाइना में पाया गया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं खबरों में क्या है। द फॉसिल रिमेन्स ऑफ 119 मिलियन ओल्ड बीक बर्ड वॉज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन चाइना। जैसा कि मैंने बताया, चाइना में ये फॉसिल पाया गया है। अब ये किस स्पीशीज़ का है, इस बर्ड का नाम क्या है, तो ये है कॉन्फ्यूशियस ऑर्निस शिफॉन, ये बर्ड का नाम है। अब आई माइट बी प्रोनाउंसिंग दिस नेम रॉन्ग, प्लीज़ बेयर विथ मी, बट स्पेलिंग इज ओवर हियर एंड आई विल प्रोनाउंस इट एज कॉन्फ्यूशियस ऑर्निस शिफॉन। ये अर्ली क्रिटेशियस पीरियड में लगभग, जो कि 119 मिलियन ईयर्स अगो आया था, अभी चाइना में है। ये चाइना, प्रेजेंट है चाइना में। अब इस 119 मिलियन ईयर्स अगो तो वहाँ पर देश तो डिवाइडेड थे नहीं, देखिए अभी इंसानों ने देश को डिवाइड कर लिया गया है, बॉर्डर्स बना दिया गया, लेकिन पहले उस समय कोई बॉर्डर उस तरीके का नहीं था। इसलिए यहाँ पर मेंशन किया गया है प्रेजेंट डे चाइना। चाइना में अभी जो उस समय क्या रहा होगा पता नहीं, वहाँ पर ये स्पीशीज़ पाई गई है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या आता है, आप देखिए क्रिटेशियस पीरियड आता है। तो हिस्ट्री आप जब पढ़ेंगे तो हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफी दोनों में आपको ये पढ़ाया जाता है। हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में ये पीरियड्स के बारे में बताए जाते हैं, किस पीरियड में क्या क्या डेवलपमेंट हुए थे। सो विल ब्रीफली सी व्हाट आर द पीरियड्स। तो ये पीरियड जो है मेसोजोइक एरा में आता है, क्रिटेशियस पीरियड जो लास्ट स्टेज है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एज ऑफ डायनासोर, इसके ख़त्म होने के बाद जो स्टेज आता है इसे हम कहते हैं क्रिटेशियस पीरियड। ये कब है, यहाँ पर आपको इस टेबल में मेंशन है, आप यहाँ पर समझ सकते हैं। सबसे पहला पीरियड आता है पेलियोजोइक, उसके बाद मेसोजोइक और सेनोजोइक। तो मेसोजोइक का जो लास्ट पीरियड आप देख सकते हैं क्रिटेशियस, ये कब आ रहा है, जुरासिक वर्ल्ड के बाद, जुरासिक जो भी डायनासोर्स होते हैं उनके खत्म होने के बाद क्रिटेशियस पीरियड आता है। इस समय के दौरान ये चिड़िया पाई जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बर्ड्स जोन भी, या फिर यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, बर्ड्स का पीरियड भी था ये। ईयर्स की बात करें तो 4.6 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ वाज फॉर्म्ड। उसके बाद यहाँ पर आप ईयर्स देखते जाते हैं कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, कौन कौन से जोन में, कौन कौन से एरिया में, कौन कौन से एरा में क्या क्या डेवलपमेंट हुए। हम यहाँ पर बात कौन से कर रहे हैं, हम यहाँ पर क्रिटेशियस पीरियड की बात कर रहे हैं। तो आप इस टेबल से समझ लीजिए कौन कौन से एरा आए और किस एरा में हम अभी बात कर रहे हैं। नाउ मूविंग बैक एंड सी, अब ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो कन्फ्यूशियस ऑर्थिनाइडे फैमिली से ये बिलोंग करती हैं बर्ड्स, और ये क्रो साइज बीक्ड बर्ड थे। अभी प्रेजेंट में जो क्रो होते हैं उनके साइज़ के ये बीक्ड बर्ड होते थे, उस समय पाए जाते थे। और इनके जो स्केलेटन पाया गया है इसको सिंगल लैब जो कि जियोफोटैंग फॉर्मेशन में प्रिजर्व करके रखा गया था। अब ये जियोफोटैंग फॉर्मेशन क्या है, तो ये एक तरीके का जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है। हम जानते हैं अर्थ का मास एक्सटिंक्शन बहुत बार हुआ है, मतलब अर्थ में सारी स्पीशीज़ कई बार ख़त्म हुई हैं। जैसे डायनासोर है तो एक स्पीशीज़ था, उसका खात्मा हुआ, उसके बाद चिड़ियों का स्पीशीज़ आया, फिर धीमे धीमे जानवर आए, रेप्टाइल आए, मैमल आए, एंड फाइनली वी आर ह्यूमन लिविंग ऑन दिस प्लैनेट। इसी तरीके से बहुत सारे फॉर्मेशन हुए थे। तो एक जियोफोटैंग फॉर्मेशन एक जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है, यहाँ पर पाया गया था। और ये चाइना प्रोविंस के, जो लियोनिंग प्रोविंस है चाइना का, जियोटाइजी विलेज में पाया गया है, राइट। अब ये जो मेसोजोइक के दूसरे बर्ड्स थे उनसे ये थोड़ा अलग है। मेसोजोइक पीरियड हमने ऑलरेडी देख लिया, पीरियड में समझ लिया किस पीरियड की हम बात कर रहे हैं। मेसोजोइक पीरियड ये है आपका ट्राइसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। तो इसमें जो बर्ड्स पाई जाती हैं और ये जो अभी फिलहाल का बर्ड अभी जो इसके फॉसिल्स पाए गए हैं उन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। वो मेजर डिफरेंस क्या है आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनके पास एक एडिशनल क्वेश्चन लाइक बोन होता है। अब दिस इज अगेन अ क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड फ्रॉम हियर, डिफरेंस क्या है दोनों बर्ड्स के बीच में। तो एक तरीके का इनके पास एक एडिशनल बोन पाया जाता था जो कि उनको फ्लाइट के लिए, जो भी चिड़िया उड़ती थी उसमें ये सपोर्ट करते थे, इवन उनके स्केलेटल सिस्टम पूरी तरीके से डेवलप ना हुए हों। हम जानते हैं इंसान में इंसान पैदा होता है, पहले क्रॉल करता है, ग्रेजुअली दे स्टार्ट वॉकिंग। उसी तरीके से चिड़िया जब ये पैदा होती हैं तो पहले इनका स्केलेटल सिस्टम पूरी तरीके से डेवलप होता है, एंड आफ्टर दैट दे स्टार्ट फ्लाइंग। But since in this bird which has been found in China, they had an additional cushion like bone, they could fly earlier than the skeleton system was developed, right? Now next thing is ये किस फैमिली से पाते हैं, तो ये अर्ली क्रिटेशियस पाइगोस्टिलिन बर्ड इस फैमिली से आते हैं जो कि जिहोल बायोटा ईस्ट एशिया में पाए जाते थे। और ये सबसे पहले के टूथलेस बीक्ड बर्ड हैं। इनके पास बीक होते थे लेकिन दांत नहीं होते थे। ये एक अगेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें इनके लिए जानना ज़रूरी है। ना मूविंग टू नेक्स्ट आर्टिकल, यहाँ पर एक रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन डेवलप किया गया है इलेक्शन कमीशन द्वारा। दिस इज़ पार्ट ऑफ योर जीएस पेपर 2। यहाँ से क्या खबरों में है और क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या डेवलपमेंट है, वो सब हम देखेंगे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI, इन्होंने एक मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन डेवलप किया है। अब ये किसके लिए है, ये है डोमेस्टिक माइग्रेंट्स के लिए। अब यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा कि मान लीजिए यूपी इज़ अ वेरी बिग स्टेट, वी नो। यहाँ पर 70 लगभग 80 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब क्या होता है कि जब भी वोटिंग होती है, इलेक्शंस होते हैं, उसमें किसी भी स्टेट को अलग अलग छोटे छोटे एरियाज़ में बांट दिए जाते हैं। उन एरियाज़ को हम कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। तो यूपी एक बहुत बड़ा स्टेट है। मान लीजिए कोई इलाहाबाद से
माइग्रेट करके कानपुर आता है, फिर लखनऊ जाता है काम के लिए या फिर किसी भी पर्पज़ से लिए, और इलेक्शंस वहाँ पर आ जाते हैं। अब वो काम छोड़ के अपना वापस नहीं आना चाहते हैं, और उनके पास प्रॉब्लम ये भी है कि वो अपना वोटिंग लिस्ट से जो नाम है वहाँ से नहीं हटाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज़ वहाँ पर, उनके खेत खलियान हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो ये क्या करते थे, अब इनको वोट देने में प्रॉब्लम होती है, ये वोट नहीं दे सकते हैं, और देश में जो भी लीडर्स इलेक्शन होते हैं उसमें ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो बहुत सारे एन नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं जिसके लिए टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है। तो आरवीएम है क्या, रिमोट वोटिंग मशीन। तो ये एक तरीके के मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, मतलब कि ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ये कई कॉन्स्टिट्यूएंसी में डेवलप होगा। कोई इंसान अगर इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का है और रह रहा है इस दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो यहाँ से रह के ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए वोट कर सकता है या कर सकती हैं। सो दिस इज़ अबाउट आरवीएम। ये एक बार में 72 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को हैंडल कर सकता है एक रिमोट पोलिंग बूथ से। सो दिस इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग। एक स्टेट में अगर आपके वहाँ पर 72 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, तो कहीं पर एक जगह अगर बनाया गया तो ये सारे 72 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, यहाँ अगर 72 मतलब कि मान लीजिए 72 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोग, इस मान लीजिए जो गाजियाबाद शहर है, एक सिटी है, यहाँ पर सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोग आके रह रहे हैं, पूरे यूपी से लोग आके रह रहे हैं यहाँ पर, लेकिन वो वापस जाके वोट नहीं देना चाहते हैं। सो दे कैन वोट फ्रॉम दिस प्लेस ओनली। एक बूथ से ये अपने हर जगह, हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लोग आके वोट दे सकते हैं। सो इसका मतलब ये हुआ, राइट। नेक्स्ट इज आरवीएम क्या है, तो ये ऑलरेडी मैंने बता दिया, एक तरीके का ये ऑनलाइन और ऑफलाइन वोटिंग मशीन है। इसमें करना ऑनलाइन वोटिंग मशीन है। इसका फंक्शनिंग क्या होता है, तो जो भी रिमोट वोटर्स हैं उनको अगर वोट करना है तो वो चाहे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मोड में पहले से ही प्री नोटिफाई, जब भी नोटिफिकेशन आता है इलेक्शन कमीशन का, अपने आप को रजिस्टर कर लें। उसके बाद उनके होम कॉन्स्टिट्यूएंसी से पूरा वेरिफिकेशन होता है, एंड वंस द वेरिफिकेशन इज़ डन, और जब इलेक्शन के समय में वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा एप्लीकेशन था आरवीएम का, और ये काम कैसे करेगा। चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं। अब ये टेक्नोलॉजी तो बना दिया गया है, इसके बाद इसको फंक्शन में लाने में या फिर इसको यूज़ में लाने में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं लोगों को। तो सबसे पहला तो जो डोमेस्टिक माइग्रेंट है, इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे। अब कोई इंसान एक स्टेट से, एक या फिर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है, अब इसको हम क्या डोमेस्टिक माइग्रेंट कहेंगे। हो सकता है रोज़ अप डाउन करते हों, तो इसके डेफिनेशन को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल 1960। अब इसमें भी अमेंडमेंट बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा ताकि रिमोट वोटिंग को इंट्रोड्यूस किया जा सके। अब किसी भी एक्ट को बनने में आप जानते हैं कितना टाइम लगता है, क्या प्रोसेस होता है। अगर आपने पॉलिटी पढ़ा होगा, यू मस्ट बी नोइंग, अगर किसी भी बिल को या फिर किसी भी प्रॉब्लम को अगर एक्ट में लाना हो, रूल बनाना हो या फिर लॉ बनाना हो, उसका एक प्रोसेस होता है। लाइक हम जानते हैं इंडिया में बाईकैमरल सिटिंग होती है, लोकसभा, राज्यसभा एंड एट द एंड प्रेसिडेंट। तो कोई भी बिल या फिर कोई भी प्रॉब्लम अगर लोकसभा में इनिशिएट होता है, यहाँ पर वोटिंग होती है, मैक्सिमम वोटिंग के बाद राज्यसभा में जाता है, यहाँ पर वोटिंग होती है, एंड फाइनली इट गोज टू प्रेसिडेंट। यहाँ से ये लॉ बनता है या फिर एक्ट बनता है। ये तो देखिए मैंने बहुत सिंपल टर्म्स में बता दिया, लेकिन अब इसमें भी बहुत लंबा प्रोसेस होता है। लोकसभा में कुछ इनिशिएट हुआ, यहाँ पर इसके स्पीकर ने बता दिया कुछ चेंजेस करने हैं, अब चेंजेस होंगे, फिर वोटिंग होगा, फिर राज्यसभा में आएगा, यहाँ इन्होंने रिजेक्ट कर दिया या फिर इन्होंने कुछ चेंजेस बता दिया, फिर चेंज होगा, फिर आएगा, फिर वोटिंग होगा, फिर जाकर प्रेसिडेंट के पास जाएगा। सो इट माइट टेक सम टाइम, वेरी लॉन्ग टाइम टू मेक अ एक्ट और अ रूल, राइट। और सबसे आखिरी प्रॉब्लम क्या आता है, अब सब टेक्नोलॉजी बन गया, एक्ट भी बन गया, सब कुछ हो गया, एट दी एंड फाइनली आता है जो कंज्यूमर है, जो यूज़र हैं, जो भी वोटर हैं। अब क्या वो इस टेक्नोलॉजी से अवगत हैं, क्या उन्हें पता है कैसे यूज़ करना है, या फिर इस टेक्नोलॉजी का यूज़ है, फैमिलियरिटी है, प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर उनके तक अवेयरनेस पहुंचाना भी एक मेजर चैलेंज है ये। Now next topic is Tamil Nadu government set up Nilgiri Thar Conservation Project which comes under GS paper 3 which is Environment and Ecology। ये कंजर्वेशन के अंडर में आता है। खबरों में क्या है, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, क्यों कहता हूँ किया है, कहना चाहिए तो। Now next is Nilgiri Thar Conservation Project जिस Now next is Nilgiri Thar Conservation Project. This comes under GS paper 3 जो कि Environment and Ecology का पार्ट है, and especially this comes under Conservation। खबरों में क्या है, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है फॉर कंजर्विंग नीलगिरी थार, जो कि तमिलनाडु का स्टेट एनिमल भी है, और इसका कॉस्ट क्या आ रहा है 25.14 करोड़। खबरों में क्या है, तो नीलगिरी थार पहली बात तो होता क्या है, तो ये एक एंडेमिक स्पीशीज़ हैं। अब हमने पढ़ा है स्पीशीज़ के बारे में, एंडेमिक जो होते हैं या फिर एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ होते हैं, नियरली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ होते हैं, वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन होते हैं। तो बहुत सारे रेंजेस होते हैं स्पीशीज़ की, ऑलरेडी हमने कई वीडियो में, पिछले वीडियोज़ में डिस्कस कर लिया है, सो आई वोंट बी डिस्कसिंग ओवर हियर।
तो ये एक एंडेमिक स्पीशीज़ हैं। कहाँ पाए जाते हैं? सदर्न पोर्शन ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स, केरला और तमिलनाडु में। लेकिन स्पेशली ये नीलगिरी हिल पर फाउंड करते हैं, पाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम नीलगिरी थार रखा गया है। और ये तमिलनाडु के स्टेट एनिमल भी हैं। और अभी ये माउंट ऑफ उंगुलेटे जो कि सदर्न इंडिया में पाए जाते हैं, वहाँ पर सिर्फ 12 स्पीशीज़ पाए जाते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा एक्सटिंक्शन देखा गया है। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया 1972 के अंडर में शेड्यूल 1 के अंडर रखे गए हैं, प्रोटेक्टेड स्टेज में रखे गए हैं। और करेंटली ये लोकल एक्सटिंक्शन यहाँ पर मतलब धीमे धीमे इनकी स्पीशीज़ जो है वो ख़त्म हो रही है। ख़त्म क्यों हो रही है? बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि इनके हैबिटेट में लोग एंटर कर रहे हैं। हैबिटेट क्या होता है? जहाँ पर ये रहते हैं, जंगल काटे जा रहे हैं, उसके वजह से इनका एक्सटिंक्शन का कारण है। दूसरा है इन्वेजन ऑफ एक्जॉटिक स्पीशीज़। बहुत सारे स्पीशीज़ नीलगिरी में आ जा रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं नए नए स्पीशीज़ एंटर कर रहे हैं, जिसके वजह से इनके जो भी प्रोडक्शन होता है, इनके रहन सहन में प्रॉब्लम होती है। आपके घर में अगर कोई एक्स्ट्रा लोग आ जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम होती है, उसी तरीके से इनको भी प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा है वाइल्ड फायर। जंगलों में अक्सर आग लग जाती है, वहाँ पर प्रॉब्लम होती है इनको। और जंगलों में कभी कभी ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है, लोग उनके रिसोर्सेज को काट रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, तो उसके वजह से इन स्पीशीज़ को दिक्कत होती है। इन्हीं क्या लगभग हर स्पीशीज़ का जो जनरल प्रॉब्लम होता है सेम ही होता है। थ्रेट्स क्या है? तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस हैबिटेट लॉस, डिफॉरेस्टेशन, कॉम्पिटिशन ऑफ डोमेस्टिक लाइवलीहुड, ओकेशनल हंटिंग फॉर मीट एंड स्किन। सो दीज आर दी थ्रेट्स टू नीलगिरी थार्स, राइट। अब यहाँ पर क्या WWF इंडिया में क्या काम कर रहे हैं नीलगिरी थार को प्रोटेक्ट करने के लिए? तो सबसे पहला है असेसमेंट। तो कितने इनका पॉपुलेशन साइज़ क्या है, इनको मेजर थ्रेट्स क्या है, ये सब समझने के लिए प्रॉपर असेसमेंट किया जा रहा है। लोकल कम्युनिटी के साथ काम किया जा रहा है। जो भी लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको अवेयर किया जा रहा है कि ये अभी जो स्टेट एनिमल है, इनके पॉपुलेशन में रिडक्शन आया है, इसको बचाने की आप कोशिश कीजिए, और इनके जो भी हंटिंग है या फिर इनके एरिया में एंटर ना कीजिए। ये सारी चीज़ें इनको अवेयर कराया जा रहा है। नेक्स्ट इज़ हेल्थ असेसमेंट। तो बहुत सारे ट्यूमर्स होते हैं, फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं जानवरों को, जो कि स्प्रेड होती हैं, और एक से दूसरे को स्प्रेड होते होते पॉपुलेशन इनका जो होता है अल्टीमेटली रिड्यूस होता है। उसके लिए भी यहाँ पर काम किया जा रहा है। और लास्ट में बिहेवियरल स्टडीज़ ऑफ ट्रांसलोकेशन। अब कोई भी एनिमल, जैसे आप मान लीजिए एक बड़ा सा जंगल एरिया है, यहाँ पर ये जनरली रहते हैं। अब यहाँ पर रहते हैं, यहाँ का एनवायरनमेंट कुछ अलग है, यहाँ पर रिसोर्सेज कुछ अलग है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो रहा है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? उठा के इनको दूसरे नेशनल पार्क में या फिर दूसरी जगह पर शिफ्ट करती है। अब शिफ्ट करने के बाद क्या चेंजेस आ रहा है इनके बिहेवियर में, क्या यहाँ पर सर्वाइव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? सो दिस कम्स अंडर बिहेवियर स्टडी ऑफ ट्रांसलोकेशन। और यहाँ पर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो ये 2022 से लेकर 2027 तक इम्प्लीमेंट किए जाने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर में गवर्नमेंट क्या करने वाली है? तो जो भी नीलगिरी थार का प्रेजेंट पॉपुलेशन है, उसके स्टेटस को, उसके रेडियो टेलीमेट्री स्टडीज़ को, इसको इंप्रूव करने वाली है। मतलब असेसमेंट को प्रॉपर्ली ये इंप्रूव करेंगे ताकि एक्चुअल में स्टेटस पता लगाया जा सके। और इसका एम और है कि अनग्यूलेटेड जो भी हिस्टोरिक हैबिटेट हैं उनको फिर से वहाँ पर री इंट्रोड्यूस किया जाए। और पब्लिक अवेयरनेस भी एक इसका मेजर एम है। और ये तमिलनाडु पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा फंडेड किया जाएगा। इसमें ऑलरेडी हम देखते क्या कितना फंड है, लगभग 25.14 करोड़ का फंड यहाँ पर मिलने वाला है, जो कि तमिलनाडु पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के थ्रू आएगा। यहाँ पर गवर्नमेंट ने अक्टूबर 7 को डेजिग्नेट किया गया है नीलगिरी थार डे के रूप में, मतलब इस दिन एक स्पेशल डे के रूप में भी इनको मनाया जाएगा। अब देखिए, हमने फर्स्ट टॉपिक जो हमारा होता है स्पेशल डेज ऑफ द वीक और इंपॉर्टेंट डेज ऑफ द वीक, तो ये उसी तरीके से ये एक इंपॉर्टेंट डे इनके लिए रख दिया गया है ताकि इसके लिए एक स्पेशल प्रोविजन बनाया सके। नेक्स्ट न्यूज़ इज RBI लॉन्चेस उत्कर्ष 2.0 फॉर द पीरियड ऑफ 2023 and 25। दिस कम्स अंडर GS पेपर 3 इकोनॉमी। तो यहाँ पर बताया गया है RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास, इन्होंने रिसेंटली उत्कर्ष 2.0 के सेकंड फेज़ को लॉन्च किया गया है। अब नाम से ही जाहिर है 2.0 मतलब इसके पहले उत्कर्ष 1.0 या फिर उत्कर्ष लॉन्च हुआ होगा। तो ये RBI का मीडियम टर्म स्ट्रेटजी है सेकंड फेज़, ताकि जो भी रेगुलेटरी सुपरवाइजरी मैकेनिज्म है उसको मजबूत किया जा सके। रेगुलेटरी और सुपरवाइजरी मैकेनिज्म क्या होता है? रेगुलेशन क्या होते हैं? अब RBI के अंडर में बहुत सारे बैंक्स काम करते हैं, उनको क्या रेगुलेशन देना है, उनको कैसे सुपरवाइज करना है, इसका एक पूरा मैकेनिज्म होता है। तो उसको मजबूत करने के लिए, ताकि बैंक्स को प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, जो भी कस्टमर्स होते हैं उनको इशू ना आए, उसके लिए सारी चीज़ें यहाँ पर की जा रही है। ये उत्कर्ष का जो भी 2022 में उसके ऊपर ये फाउंडेशन रखा गया है, क्योंकि ऑलरेडी उत्कर्ष लॉन्च किया गया था 2019 से 2022 के लिए। अब ये टेन्योर खत्म हो गया है, दैट्स वाई उत्कर्ष 2.0 हैज़ बीन लॉन्च्ड। यहाँ पर इसके 6 मेजर विजन्स हैं, या फिर क्या क्या विजन्स वो देख लेते हैं। सबसे पहला है एक्सेलेंस इन परफॉर्मेंस ऑफ इट्स स्टैचुरी एंड अदर फंक्शन। दूसरा है स्ट्रेंथनिंग ट्रस्ट सिटीजन एंड इंस्टीट्यूशन इन RBI। अब सिटीजन जो भी हम आम नागरिक है, तो हमारा ट्रस्ट कितना है RBI में, इसको स्ट्रेंथन करने के लिए काम करती है। एनहांस रेलेवेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल एंड ग्लोबल रोल्स।
आरबीआई का क्या नेशनल लेवल पर रोल है, इंटरनेशनल लेवल पर क्या रोल है, उसको इन्हांस करना, उसको बढ़ाना। ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल एंड एथिक ड्रिवन इंटरनल गवर्नेंस। अब इंटरनल गवर्नेंस मतलब कैसे मॉनिटर हो रहा है, कौन किस पोस्ट पर कौन है, क्या मॉनिटरिंग हो रही है, उसके लिए यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं। डिजिटलाइज करना, इसका एक अलग विजन है। और जो भी डायनेमिक और स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स हैं उनको गाइड करना आसानी से। हम जानते हैं बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं जो कि अच्छे से काम करते हैं, उनको प्रॉपर्ली गाइड करके इसको डेवलप करना प्रॉपर्ली। आरबीआई के बारे में बात करें तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, यू माइट हैव लर्न ऑलरेडी इन योर इकोनॉमिक्स, बट स्टिल आई विल गिव अ ब्रीफ आइडिया अबाउट इट। आरबीआई हमारे देश का एक सेंट्रल बैंक है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंडर में इस्टेब्लिश हुआ था, और ये 1 अप्रैल 1935 से ऑपरेट होना स्टार्ट हुआ था। ये वनडे एग्जामिनेशन में आपसे कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, सो यू शुड रिमेंबर सम डेट्स ओवर हियर। नेक्स्ट इज जो भी रेगुलेशन बैंक अंडर बैंक रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949, तो जो भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं ये सारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंडर में आती हैं, राइट। और इसमें डिजिटल पेमेंट्स में जो भी हो रहे हैं, जैसे आप अभी जाते हैं कहीं पर फ़ोन पे कर देते हैं, गूगल पे कर देते हैं, पेटीएम कर देते हैं, तो उनके जो भी डिजिटल पेमेंट सिस्टम हैं उनके रेगुलेशन के लिए पेमेंट सेटलमेंट एक्ट 2007 बनाया गया था, वो भी आरबीआई के अंडर में आता है। इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में लोकेटेड है, राइट। Moving to next topic, and this is KVIC renewed commitment for sweet revolution by honey mission. This comes under economy. अब यहाँ पर हनी मिशन क्या है, न्यूज़ में क्या है, तो बताया गया है 1,75,000 बी बॉक्सेस डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा। किनको? 17,500 बेनिफिशरीज, पूरे देश में 17,500 बेनिफिशरीज हैं, इनको ये बॉक्सेस डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इस बॉक्सेस में क्या होता है, तो हनी जो शहद होता है उसको प्रोड्यूस किया जाता है। उसका प्रोसेस क्या है, कैसे होता है, वी आर नॉट गोइंग डीप इनटू इट, बट ये यहाँ पर हम एक मोटा मोटा आइडिया देख लेते हैं क्या है, ये कैसे किया जाता है। तो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड इनके अंडर में है, या फिर इनके अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, पंजाब, बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, ये टॉप 10 हनी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं 2021 और 22 में। मतलब इन स्टेट में सबसे ज़्यादा हनी प्रोड्यूस हुआ है। हनी मिशन क्या है, तो 2017 में एक स्वीट रेवोल्यूशन के लाइन में, मतलब इसके साथ ही इसको लॉन्च किया गया था। स्वीट रेवोल्यूशन क्या है उसको भी देखेंगे हम। तो ये KVIC यानी खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन के अंडर में और मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के अंडर में लॉन्च किया गया था। काम क्या किया जाता है, तो इसमें ट्रेनिंग दिया जाता है जो भी हनी बी कॉलोनीज़ होती हैं उनके एग्जामिनेशन के लिए। मैनेजमेंट का जो बी एनिमीज़ होती हैं, डिसीज़ होते हैं, बीमारियां जो आ सकती हैं, बी कॉलोनीज़ में जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सीजन्स क्या है, किस समय में बी कीपिंग की जाती है, इसके लिए पूरा ट्रेनिंग किया जाता है। जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ किया जाना है उसके बारे में बताया जाता है। और फाइनली हनी एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है, वैक्स प्योरीफिकेशन के द्वारा कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ये सारी ट्रेनिंग इसके अंदर में हनी मिशन के अंदर में दी जाती है लोगों को। हनी मिशन का एम क्या है, तो गुड हनी बी कीपिंग प्रैक्टिसेस, अश्योरिंग सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट, क्रॉस पॉलिनेशन, फार्मर्स इनकम, एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल्स, फार्मर्स ट्राइबल यूथ इंक्लूडिंग न्यू बी कीपर्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडक्टिंग न्यू बी कीपर्स, तो ये सारे एम्स है, मतलब कि कुल मिला के हनी मिशन या फिर बी कीपिंग मिशन को या फिर हनी डेवलप करने के मिशन को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट स्वीट रेवोल्यूशन, तो स्वीट रेवोल्यूशन के लाइन में या फिर इसके साथ ही में हनी मिशन को लॉन्च किया गया था। तो ये गवर्नमेंट का एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोग्राम रहा है ताकि हम एपीकल्चर को प्रमोट कर सकें, जो कि बी कीपिंग के नाम से भी जाना जाता है, राइट। तो अभी स्वीट रेवोल्यूशन को बूस्ट देने के लिए एक नेशनल बी कीपिंग या फिर हनी मिशन 2020 में लॉन्च किया गया था, साथ ही में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर द्वारा, ताकि आत्मनिर्भर भारत स्कीम के अंडर में। हम जानते हैं आत्मनिर्भर भारत स्कीम मतलब एक तरीके से लोग खुद का रोजगार स्वयं बनाएं। इसका एम क्या है, तो क्वालिटी हनी प्रोडक्शन इसका एक मेजर एम है और लोगों तक एम्प्लॉयमेंट पहुंच सके। और जो दूसरे प्रोडक्ट्स इसमें क्या क्या आते हैं, तो रॉयल जेली, बीज वैक्स, पॉलन, ये सारे दूसरे प्रोडक्ट्स हैं जो कि इसके थ्रू में आते हैं। और साथ ही में ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो फार्मास्यूटिकल्स, फूड, बेवरेजेस, ब्यूटी और सारे सेक्टर्स में यूज़ होते हैं। KVIC क्या है, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट 1956 के अंडर में इस्टेब्लिश हुआ था। इसका काम क्या है, प्लानिंग, प्रमोशन, ऑर्गेनाइजिंग, मेंटेनेंस प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम्स आते हैं खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन के अंदर में, इसको इंप्लीमेंट करने का काम इसका है। ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के अंडर में फंक्शन करता है। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो इज जैन कम्युनिटी प्रोटेस्ट। अब ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं उसके बारे में देंगे। सबसे पहले देख लेते हैं न्यूज़ में क्या है। तो जैन कम्युनिटीज़ प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि उनके 2 होली साइट्स हैं, एक समीर शिखर जो कि पारसनाथ हिल पर है, दूसरा है शत्रुंजय हिल जो कि गुजरात में है। अब यहाँ पर क्या अब इनको इको सेंसिटिव जोन गवर्नमेंट बना रही है बिना जैन कम्युनिटी से कंसल्ट किए। अब क्योंकि इनका एक होली प्लेसेस है, मतलब यहाँ पर वो पूजा वगैरह करते हैं, तो इनसे बिना कंसल्ट किए, इनके कम्युनिटी से बिना कंसल्ट किए गवर्नमेंट इसको इको सेंसिटिव जोन बना रही है। उसके वजह से ये सारा प्रोटेस्ट है। झारखंड में कहाँ पर ये पाया जाता है, तो पारसनाथ हिल झारखंड में है, और दूसरा हिल कौन सा है, शत्रुंजय हिल जो कि पालीटाना गुजरात में पाया जाता है।
इसको गवर्नमेंट इको सेंसिटिव जोन बना रही थी, जिसकी वजह से ये सारा प्रोटेस्ट है। यहाँ पर हमको दो टर्म्स जानने होंगे, इको सेंसिटिव जोन क्या होता है और ये इनके बारे में थोड़ा सा पारसनाथ हिल और शत्रुंजय हिल के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में जानना होगा। ये दो चीज़ें इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन क्या होते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया में कहाँ कहाँ पर है। तो सबसे पहले ये जोन सारे आपको जो ग्रीन कलर में दिख रहे हैं, ये सारे इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन हैं। इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन नाम से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए, समझ में आना चाहिए। एक तरीके से ऐसे जोन होते हैं जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। क्या क्या? इन एरियाज़ में आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ नहीं बना सकते हैं, ताकि पोल्यूशन जो होता है, अभी जो भी सरफेस वाटर होता है तो उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। साथ ही में पोल्यूशन यहाँ पर कम से कम किया जाएगा, लोगों का इन्वॉल्वमेंट कम किया जाएगा। एक तरीके का बफर जोन बना दिया जाता है। मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल में ये एरिया को बना दिया गया है इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन, ये बफर जोन बन गया। इसके बाहर जो कुछ करना है करिए, इसके अंदर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज़ वॉट वी अंडरस्टैंड बाई इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन। नेक्स्ट इज़ पारसनाथ हिल। तो ये कहाँ पर है? गिरिध डिस्ट्रिक्ट झारखंड में ये पारसनाथ हिल्स पाया जाता है। इसका हाईएस्ट पीक है 1350 मीटर्स और ये जैन कम्युनिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिज्म होता है, अब जैन कम्युनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको सम्मित शिखर भी कहते हैं। ये 23rd तीर्थंकर जो भी पारसनाथ में है, इनके नाम पे ये रखा गया था पारसनाथ हिल्स। ये 20 ऑफ जैन तीर्थंकर अटेन सैल्वेशन ऑन। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट है इनके। जैन तीर्थंकर जितने हैं उनमें से 20 तीर्थंकर को सैल्वेशन मिला था इसी पहाड़ पे, इसीलिए इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और इनके लिए एक अलग से श्राइन, हर एक तीर्थंकर के लिए एक अलग श्राइन बनाया गया है, गुमती या फिर टुक कहते हैं इसे, इसी पहाड़ पे। और इसमें बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स भी हैं जो कि 2000 साल से भी पुराने टेम्पल माने जाते हैं। संथाल इसको मर्ग बुरु, हिल ऑफ डाइटी, बहुत सारा नाम इनको दिया गया है। और इनके लिए ये हंटिंग फेस्टिवल ऑफ मून डे, बैसाख, मतलब कि ये सारे यहाँ पर बहुत सारे रिचुअल्स भी सेलिब्रेट होते हैं। और ये एक तरीके का 27 किलोमीटर्स लॉन्ग ट्रैक है, बहुत लंबा ट्रैक भी है। यहाँ पर आप अलग अलग पिलग्रिमेज पे जाते हैं, आप चाहे वैष्णो देवी चले जाइए या फिर केदारनाथ चले जाइए या तिरुपति बालाजी चले जाइए, हर जगह आपको चढ़ के मतलब कि एक तरीके का ट्रैकिंग करके जाना पड़ता है। तो यहाँ पर 27 किलोमीटर्स का ट्रैक है, पहाड़ों पर चढ़कर आप यहाँ पर पहुँचते हैं। नेक्स्ट इज़ पलितना शत्रुंजय हिल, ये यहाँ पर गुजरात में पाया जाता है। तो ये भी एक बहुत ही सेक्रेट साइट है जो कि भावनगर डिस्ट्रिक्ट में है, गुजरात में। इसमें सैंक्टिफाइड व्हेन ऋषभ द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म गेव हिज फर्स्ट सेरेमनी इन टेंपल ऑफ द हिल टॉप। तो जो इस पहाड़ के ऊपर जो मंदिर है, जैन कम्युनिटी के सबसे पहले जो तीर्थंकर हैं, ऋषभ नाम है उनका, उन्होंने सबसे पहले अपना एक तरीके का स्पीच दिया था या फिर पहला जो भी बताया था लोगों को, वो यहीं पर हुआ था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ये 900 साल पहले यहाँ पर टेम्पल्स डेवलप हुए हैं, इम्पॉर्टेंट है। और इसको आदिनाथ, इनको ऋषभ भी कहते हैं, ये जैनिज्म के फाउंडर रहे हैं। इन्होंने रायन ट्री के नीचे बैठकर मेडिटेशन भी किया था, इसलिए ये पहाड़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। So that's all for today's video. I hope you have understood everything. If you have any doubts, any issues, you can always write down in the comment box. Thank you for watching, and yes, please don't forget to subscribe Bo Thakur's IAS Academy YouTube channel. Please like, share and subscribe and share with your friends to get all the regular updates regularly. See you next video with new topics. Till then, goodbye.